हेलो एवरीवन, वेलकम टू ईएनएन। आज हम चैप्टर 2 पढ़ेंगे। नाम क्या है हमारे इस चैप्टर का? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मतलब इस चैप्टर में हम लैटिट्यूड्स के बारे में जानेंगे, ग्लोब के बारे में जानेंगे और लॉन्गिट्यूड्स के बारे में जानेंगे। क्या होते हैं ये सब, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। जैसे कि हमारी अर्थ है, तो हमारी अर्थ का हम लोगों ने क्या किया, एक मॉडल बनाया है, एक ट्रू मॉडल बनाया है जो बिल्कुल हमारी अर्थ की तरह दिखाई देता है। और ये कह सकते हैं कि ये बिल्कुल मिनिएचर फॉर्म है हमारी अर्थ का। इसको कहते हैं ग्लोब। और जो ग्लोब होता है वो बहुत साइज में मिलता है, बहुत तरह तरह के ग्लोब्स आते हैं, बड़े आते हैं, छोटे आते हैं। कुछ तो इतने छोटे ग्लोब्स होते हैं कि आप उनको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि जो ग्लोब होता है वो फिक्स नहीं होता है। मतलब कि हम उस ग्लोब को उसकी जगह पर रोटेट कर सकते हैं, जैसे हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है। अब ग्लोब का यूज क्यों करते हैं? अब देखिए, हमारी अर्थ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, ओशंस हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो उनको हमें देखने के लिए, उनका एनालिसिस करने के लिए हमको कोई चीज चाहिए थी, तो हमने बना लिया ग्लोब। अब मतलब इस ग्लोब की हेल्प से हम अलग अलग कंट्रीज को देख सकते हैं ग्लोब के ऊपर। और ग्लोब पे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओशंस देख सकते हैं। हम पता कर सकते हैं कि किस कंट्री के बगल में कौन सी कंट्री है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ है, कौन सा ओशन किधर है ना। तो ग्लोब इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। अच्छा, जो ग्लोब होता है हमारा, एक्चुअली उसको हम एक नीडल से फिक्स करते हैं। और ये नीडल जो होती है ये सीधी ना लग के ग्लोब में टेढ़ी लगती है। जैसे इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये नीडल, दो नीडल दिख रही होंगी। ये एक नीचे साइड पे हाईलाइट कर रहा हूं मैं, और ये एक ऊपर साइड पे। तो देखिए, ये जो नीडल है ये थोड़ी तिरछी है, ये नीडल थोड़ी तिरछी है, सीधी ना होके थोड़ी तिरछी है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारी जो अर्थ है, हमारी अर्थ ही अपनी एक्सिस पे जब रोटेट करती है, तो हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो थोड़ी सी टिल्टेड है, थोड़ी सी झुकी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार ग्लोब को अच्छे से एनालिसिस कर लेते हैं। ये देखिए, जैसे ये हमारा ग्लोब है, तो हमारे इस ग्लोब में ये साइड तो हमारी हो गई नॉर्थ पोल, ये साइड हो गई हमारी साउथ पोल। अब ये हमारी अर्थ है। अब हमारी अर्थ की जो एक्सिस है वो ये दिख रही है, देखिए, ये हमारी अर्थ की एक्सिस दिख रही है, ये ऊपर साइड से, ये नीचे साइड से। ठीक है, तो ये टिल्टेड है, ये सीधी नहीं है, ये ऐसी होनी चाहिए थी, बट ये थोड़ी तिरछी है। इनके बीच में एक एंगल बनता है, वो हम आगे पढ़ेंगे कितना एंगल है। अच्छा, देखिए, अगर हमारी अर्थ की एक्सिस सीधी होती तो कैसी दिखती? तो ये वाली इमेज पे फोकस करिए। ये वाली जो इमेज है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी एक्सिस है, देखिए, ये बिल्कुल सीधी कर दी है। लेकिन ये तो नॉट रियल, ये तो सच्ची बात नहीं है भाई, अर्थ तो ऐसी दिखती ही नहीं है। तो अब हमें क्लियर हो गया कि हमारा जो ग्लोब है उसकी जो एक्सिस है वो सीधी ना होकर थोड़ी सी तिरछी है। ये क्यों है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि जो ग्लोब है, जो हमारी नीडल है जिससे ग्लोब फिक्स रहता है, वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है ना। और इसी नीडल को हमने क्या बोला है? एक्सिस बोला है। और 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब जहां से ये नीडल पास करती है उनको हम दो पोल्स कहते हैं। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल, एक को कहते हैं साउथ पोल। यहाँ पे देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये नॉर्थ पोल का पोर्शन है, और ये वाला जो पोर्शन है ये साउथ पोल का पोर्शन है। अच्छा, लेकिन एक चीज हमें ध्यान ये रखनी है कि ये जो ग्लोब है ना, तो ग्लोब तो हमने बनाया, लेकिन जो हमारी रियल अर्थ की अगर हम बात करें, तो हमारी रियल अर्थ में हमको एक्सिस से दिखाई नहीं देती है। ये एक्सिस तो हमने अपनी समझदारी के लिए समझ लिया है कि यहाँ एक इमेजिनरी लाइन माना है हमने उसको। असली में कोई एक्सिस नहीं है हमारी अर्थ पे, हमने तो एक लाइन मानी है अर्थ की स्टडी करने के लिए। अच्छा, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट इमेजिनरी लाइन हमने और मानी है। उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। क्या कहते हैं उस लाइन को? हम उस लाइन को हम कहते हैं इक्वेटर। तो ये जो इक्वेटर होता है ये अर्थ को दो भागों में बांट देता है ना। ये इक्वेटर अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो नॉर्दर्न साइड वाला जो पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं द नॉर्दर्न हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो सदर्न साइड वाला पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। और ये दोनों हेमिस्फीयर बिल्कुल इक्वल होते हैं।
Therefore, the equator is an imaginary circular line and is very important reference point to locate places on the earth. अब हमारी अर्थ पे किसी भी सिटी, किसी भी कंट्री, किसी भी प्लेस की लोकेशन के लिए हमको क्या करना होगा, हमको इक्वेटर के बारे में नॉलेज होना चाहिए, हमको तरह तरह के जो पैरेलल्स हैं, है ना, उनके बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं पैरेलल्स क्या होते हैं। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। जैसे मान लीजिए ये डायग्राम आपको दिख रहा है, तो ये तो आया है हमारा इक्वेटर, ये देखिए ये आया हमारा इक्वेटर। अब ये ऊपर एक पार्ट डिवाइड हो गया, नीचे एक पार्ट डिवाइड हो गया है, ये दोनों पार्ट बिल्कुल इक्वल है। तो अगर आप इक्वेटर से ऊपर की ओर देखें तो देखिए यहाँ पे कुछ पैरेलल लाइंस और बनी हुई है। ये देखिए एक ये बनी लाइन, ये 20 डिग्री पे बनी है, ये आपकी लाइन 40 डिग्री पे बनी है, ये 60 पे बनी है, ये 80 डिग्री पे बनी है। अब आप बोलेंगे 90 डिग्री वाली लाइन कहाँ गई, तो 90 डिग्री की कोई लाइन आपको लैटिट्यूड नहीं दिखेगा, वो एक पॉइंट है। ये जो पॉइंट है ये 90 डिग्री का पॉइंट हो जाता है, ठीक है। तो द इक्वेटर रिप्रेजेंट द 0 डिग्री लैटिट्यूड। अभी जो इक्वेटर होता है ये एक्चुअली में 0 डिग्री पे होता है ना। अब इक्वेटर के नॉर्थ में जाएंगे तो 0 डिग्री से लेके हम 90 डिग्री तक जा सकते हैं, और जैसे हम 90 डिग्री पे पहुंचेंगे हमको मिल जाएगा नॉर्थ पोल। और ऐसे ही जब हम इक्वेटर के साउथ की ओर बढ़ेंगे तो 0 डिग्री से 90 डिग्री पे जब पहुंचेंगे तो हमको मिल जाएगा साउथ पोल। आगे बढ़, ठीक है आगे बढ़ते हैं। अच्छा, द इक्वेटर रिप्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो इक्वेटर है वो हमारा 0 डिग्री पे होता है, ठीक है। एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू आइदर ऑफ द पोल इज 1/4 ऑफ अ सर्कल राउंड द अर्थ। मतलब अगर हम इक्वेटर से नॉर्थ पोल तक जाना है तो ये 360 डिग्री का 1/4 होगा। मतलब एक बार हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो वो 90 डिग्री होगा, और इस इक्वेटर से साउथ डायरेक्शन की तरफ जाना है तो भी वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमने बोला है इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल लाइंस और हैं इक्वेटर के ऊपर और नीचे हमको जो देखने को मिलती हैं, उनमें एक आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ये कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, ये है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। तो और 23 डिग्री हाफ 23.5 डिग्री जो लैटिट्यूड है उस पे आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। एंड आर्टिक सर्कल का जो लैटिट्यूड है वो आपको मिलेगा 66 हाफ डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, और अंटार्कटिक सर्कल का जो आपका है वो है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। एक बार डायग्राम देख के समझते हैं। देखिए ये हमारी अर्थ का डायग्राम यहाँ पे शो हुआ है, ये हमारा सबसे ऊपर रहेगा, ये हमारा नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, और इक्वेटर हमारा ये 0 डिग्री वाली जो लाइन है ये हमारा इक्वेटर शो कर रहा है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमको 0 डिग्री के नॉर्थ डायरेक्शन में जब हम ऊपर गए तो 23 एंड 1/2 डिग्री नॉर्थ पे है ना, और 23 1/2 डिग्री साउथ पे हमको दिख रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। उसी तरह 66 हाफ डिग्री साउथ में हमको मिलता है अंटार्कटिक सर्कल, और 66 हाफ डिग्री नॉर्थ पे हमको ये लाइन जो दिख रही है ये है कि आर्कटिक सर्कल, है ना। और नॉर्थ पोल और आर्टिक सर्कल के बीच में जो एरिया होता है ये फ्रिजिड जोन होता है। मतलब यहाँ पे हर समय बर्फ की एक चादर आपको मिलेगी, यहाँ पे बहुत सर्दी होती है। और साउथ पोल और अंटार्कटिक सर्कल के बीच में भी आपको फ्रिजिड जोन मिलेगा, यहाँ पे भी बर्फ की चादर जमी रहेगी। अच्छा, अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में देखिए यहाँ लिखा है साउथ टेम्परेट जोन, ठीक है। और आर्टिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में लिखा है नॉर्थ टेम्परेट जोन। अच्छा, टेम्परेट जोन जो होते हैं ये थोड़े इनका जो थोड़ा टेम्परेचर होता है वो थोड़ा कूल होता है। अगर हम बात करें टॉरिड जोन की, अब ये जो टॉरिड जोन है ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, तो टॉरिड जोन हमको मिल रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। जितनी भी कंट्रीज आएंगी वो कंट्रीज कौन से जोन में आ गई हैं, टॉरिड जोन में आ गई हैं। और टॉरिड जोन में जो सूरज की रोशनी होती है वो बहुत तेज पड़ती है और बिल्कुल उन कंट्रीज के ऊपर आपको सूरज देखने को मिलता है, तो वहां पे गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है और यहाँ पे बर्फ भी बहुत कमी गिरती है। आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। अब जैसे मैंने आपको बताया जो फ्रिजिड जोन है वो बहुत वेरी कोल्ड, जो बहुत ठंडा होता है। एंड टेम्परेट जोन जो होता है ये थोड़ा थोड़ा कूल होता है, और टॉरिड जोन जो होता है ये थोड़ा
गर्म होता है, यहाँ पे मैक्सिमम हीट सन की मैक्सिमम हीट पहुंच जाती है। ठीक है, ये यहाँ पे एक डायग्राम बहुत अच्छा हमें यहाँ समझाया गया है। जैसे हमने एक टॉर्च ली, अभी मान लीजिए टॉर्च हमारा क्या है, ये टॉर्च हमारी एक हमारा सन है, ठीक है। और ये जो लाइट अभी हम देख रहे हैं, तो ये देखिए ये एक सर्कल यहाँ पे जो बन रहा है, ये बिल्कुल बहुत कंसेंट्रेटेड है, मतलब टॉर्च की जो पूरी रोशनी है वो कहीं पे भी फैल नहीं रही है, बस एक सर्कल के एरिया में टॉर्च की रोशनी आ रही है। तो ये जो एक्चुअली में एरिया, इसी एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। मतलब यहाँ पे सन की पूरी रोशनी बिल्कुल कंसेंट्रेट होके एक ही पॉइंट पे गिर रही है, तो ये वाला एरिया हमको बहुत गर्म मिल जाता है ना। टॉर्च लाइट फॉलिंग ऑन अ स्ट्रेट सरफेस इज ब्राइट एंड कवर्स अ स्मॉलर एरिया। बहुत ब्राइट भी है और बहुत कम एरिया कवर कर रहा है ना, इसलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी है। लेकिन अगर हम नीचे बात करें तो ये एक्चुअली में एक तरह का टेम्परेट जोन का एग्जांपल है, जहां पे देखिए सन, ये जो सन है, अब इसकी जो रोशनी है ये बिल्कुल कंसंट्रेटेड तो नहीं हो पा रही, थोड़ी फैल गई है। देखिए यहाँ पे तो सर्कल बन गया था, लेकिन यहाँ पे देखिए सर्कल ना बन के ये एक ओवल शेप का बन रहा है, मतलब एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। अब एरिया बढ़ेगा तो जो हीट होगी वो भी पूरे एरिया में फैल जाएगी, मतलब जितनी गर्मी यहाँ वाले केस में हमको देखने को मिल रही थी वो इस केस में देखने को हमें नहीं मिल रही है। तो ये वाला एरिया को हम कैसे समझ सकते हैं, ये एक्चुअली में टेम्परेट जोन हो सकता है। ठीक है, so this is all about heat zones of the earth: torrid zone, temperate zone and the frigid जोन। फिर फ्रिजिड जोन में तो सन की जो लाइट होती है वो तो बहुत ही कम जाने को मिलती है, तो वहां पे हमेशा बर्फ ही रहती है, जैसे कि हमने अंटार्कटिका देखा ही है। अब हम आगे देखेंगे कि लॉन्जिट्यूड्स क्या होते हैं। अब ये जो लॉन्जिट्यूड्स है, ये डायग्राम में आप देखिए, इस डायग्राम में जो वर्टिकल लाइंस खिंची हुई है, देखिए ये 0 डिग्री की लाइन है, ये देखिए ये 0 डिग्री की लाइन है ना। और फिर ये यहाँ पे 30 डिग्री है, एंड 30 डिग्री के बाद 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120, 150, 180। ठीक है, तो हमारी अर्थ के बीच में से हमने एक लाइन मानी है 0 डिग्री की, और इस 0 डिग्री की लाइन को हम क्या बोलते हैं, इस 0 डिग्री की लाइन को हमने नाम दिया है ग्रीनविच मेरिडियन। ग्रीनविच मेरिडियन, ठीक है। ग्रीनविच एक जगह है इंग्लैंड में, तो ये वाली जो 0 डिग्री की लाइन है ये इंग्लैंड में उस जगह से पास होती है। तो लोगों ने सोचा यार इतनी सारी लाइन्स है, देखिए आप कितनी सारी लाइन्स है, तो किसी एक से काउंटिंग शुरू करनी पड़ेगी, तो 0 डिग्री वाली लाइन किसको माने। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों ने मिलकर सोचा चलो क्यों ना हम इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, तो ग्रीनविच से जो लाइन पास हो रही है उसी को हम प्राइम मेरिडियन मान लेते हैं, है ना। और इस 0 डिग्री वाली लाइन की अगर हम ईस्टर्न साइड की तरफ जाएंगे तो हम 180 डिग्री तक घूम पाएंगे पूरा। ये ईस्टर्न साइड पे आप जाओगे तो आप पूरा 180 डिग्री तक जा सकते हो, और वेस्टर्न साइड से भी अगर आप मूव करोगे तो भी आप पूरा 180 डिग्री तक जा सकते हो, और दोनों 180 डिग्री मिलके बनाएंगे कितना, कंप्लीट सर्कल, कंप्लीट 360 डिग्री। ठीक है, और जब हम ईस्टर्न साइड की तरफ घूमते हैं तो हम, जैसे हमने लैटिट्यूड में क्या किया था, जब हम इक्वेटर से नॉर्थ की तरफ जा रहे थे तो हमने बोला था 20 डिग्री नॉर्थ लेटिट्यूड, है ना, 20 डिग्री साउथ लेटिट्यूड। अब जो हमारी प्राइम मेरिडियन है, अब ये जो हमारी ग्रीनविच मेरिडियन है जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं, अब इससे हम लोग अगर ईस्टर्न साइड की तरफ जाते हैं तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे 30 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अगर हम 30 डिग्री वेस्ट जाते हैं तो हम बोलेंगे 30 डिग्री वेस्ट, है ना। अगर हम ऐसे बोलेंगे 30 डिग्री, अगर हम ऐसे बोलेंगे 30 डिग्री लॉन्जिट्यूड, तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम ईस्टर्न साइड जाने की बात कर रहे हैं कि वेस्टर्न साइड जाने की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी हमने ईस्टर्न साइड के लिए 30 डिग्री ईस्ट यूज कर लिया, वेस्टर्न साइड के लिए 30 डिग्री वेस्ट यूज कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जो लॉन्जिट्यूड्स होते हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम डिग्रीज में कैलकुलेट करते हैं, और जितनी भी डिग्रीज होती है उनको हम और डिवाइड कर सकते हैं मिनट्स में, और मिनट्स को हम और डिवाइड कर सकते हैं सेकेंड्स में। जैसे देखिए यहाँ पे 0 डिग्री, अभी 0 डिग्री से हम अगर दूसरी वाली मेरिडियन को देखें तो ये 0 30 डिग्री के बीच में आप मान लीजिए 25 डिग्री या 20 डिग्री है ना। तो हमने इसको काय में कैलकुलेट किया, डिग्री में कैलकुलेट किया। ठीक है, अच्छा, अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स ऑल मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ। जैसे कि हमने यहाँ पे देखिए, मैं आपको फिर से शो कर देता हूँ। ये वाले डायग्राम में आप देखिए जो लैटिट्यूड्स है, जैसे मान लीजिए ये जो 20 डिग्री नॉर्थ का जो लैटिट्यूड है इक्वेटर के नॉर्थ साइड से जो है ये बड़ा दिख रहा है, और 40 डिग्री नॉर्थ का लैटिट्यूड उतना बड़ा नहीं दिख रहा है। लेकिन ऐसा केस यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलता। जो हमारी मेरिडियंस है, जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स को मेरिडियंस भी बोलते हैं, तो जो हमारे लॉन्जिट्यूड्स हैं, जो हमारे मेरिडियंस हैं, ये एक्चुअली में सेम लेंथ के होते हैं। देखिए ये वाली आप देख सकते हैं ना, ये जैसे मैं 30 डिग्री वेस्ट को अगर मैं बताऊं तो देखिए 30 डिग्री वेस्ट भी बराबर है
और 60 डिग्री वेस्ट भी बराबर ही होगा और 30 डिग्री ईस्ट भी आपको बराबर दिखेगा, है ना। तो यहाँ पे जो इनकी लेंथ होती है वो बराबर होती है, all meridians are of equal length, है ना। Thus it was difficult to number the meridians, hence all the countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich where the British Royal Observatory is located। तो इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, ठीक है। और इसी यहां से जो मेरिडियन जा रही थी उसका नाम हमने दे दिया प्राइम मेरिडियन, और प्राइम मेरिडियन को हमने मान लिया 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड। जैसे हमने इक्वेटर को 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड माना था, वैसे हमने प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनविच से पास होती है उसको हमने मान लिया 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड, है ना। और हम इसके ईस्टर्न साइड जाएंगे तो भी हम 180 डिग्री मूव कर सकते हैं, इसके वेस्टर्न साइड जाएंगे तो भी हम 180 डिग्री मूव कर सकते हैं। द प्राइम मेरिडियन एंड 180 डिग्री मेरिडियन डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ। अब ये डायग्राम में आप देखिए, ये प्राइम मेरिडियन मैंने रेड मार्क में शो किया है, ये प्राइम मेरिडियन के जस्ट पीछे अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगी 180 डिग्री मेरिडियन, जिसको हम बोलते हैं एंटी मेरिडियन, मतलब प्राइम मेरिडियन के जस्ट अपोजिट। प्राइम मेरिडियन या फिर ग्रीनविच मेरिडियन 0 डिग्री पे और एंटी मेरिडियन जो इसके जस्ट अपोजिट होती है वो 180 डिग्री पे। यही हमारी अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड करती है, एक होता है हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एक होता है हमारा वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे ये हमको क्या दिखा रहा है, ये हमको बता रहा है टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड। इसको समझने से पहले हम थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए जो 1 डिग्री है, जैसे देखिए हमारी अर्थ जो है वो कंप्लीट 360 डिग्री हम मान लेते हैं, ठीक है। और हमारी अर्थ एक राउंड जो अपनी एक्सिस पे घूमती है वो कितनी देर में घूमती है, 24 आवर्स में, ठीक है। तो अगर हम 360 डिग्री को, जैसे अगर हम देखिए द अर्थ rotates 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मींस 15 डिग्री एन आर, मतलब एक घंटे में कितना घूम जाएगी ये 15 डिग्री, ठीक है। और एक डिग्री कितनी देर में घूमेगी, 4 मिनट में घूमेगी, है ना। इसलिए जब बोलते हैं कि जब 12 बजते हैं ग्रीनविच पे, है ना, तो द टाइम एट 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी 60 मिनट, 15 इंटू 4 60। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए कैसे बताया गया है। अब देखिए इस डायग्राम में आपको ये प्राइम मेरिडियन दिख रही है, दिस इज योर प्राइम मेरिडियन विच इज 0 डिग्री, है ना। दिस इज योर प्राइम मेरिडियन और ऑल्सो नोन एज ग्रीनविच मेरिडियन विच इज एट 0 डिग्री। सो मान लेते हैं कि अभी प्राइम मेरिडियन वाली जो जगह है, जितनी भी कंट्रीज इस प्राइम मेरिडियन पे सिचुएटेड है, वहां पे मान लीजिए 12 नून हो रहा है, मतलब दोपहर के 12 बज रहे हैं। अब देखिए, अब जो 15 डिग्री वाली मेरिडियन ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी, 15 डिग्री वाली मेरिडियन पे जितनी भी कंट्रीज होंगी वहां पे कितने बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं। कैसे, देखिए हमने अभी देखा कि 15 डिग्री पे कितना टाइम बीत जाता है, 1 घंटे का टाइम बीत जाता है, ठीक है। अच्छा एक चीज और हमको बस ये याद रखनी है कि अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्टर्न साइड, मतलब अगर हम यहां पे जाते हैं, देखिए अगर हम प्राइम मेरिडियन से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो टाइम होगा वो आगे बढ़ेगा, टाइम जो होगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए, अगर यहाँ पे 12 बज रहा है तो यहाँ पे 1 बज रहे हैं दोपहर के, यहाँ पे 12 बज रहे हैं दोपहर के। और अगर हम प्राइम मेरिडियन से वेस्ट साइड की तरफ जाएंगे, वेस्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा जो टाइम होगा वो माइनस होगा, मतलब टाइम हमारा पीछे चला जाएगा। देखिए पहले रात के सॉरी पहले सुबह के 11 बज रहे थे और फिर 1 घंटे में 12 बज गए, है ना। तो जो 15 डिग्री वेस्टर्न पे जो लॉन्जिट्यूड है उस पे सुबह के 11 बज रहे हैं, और 15 डिग्री ईस्टर्न पे जो लॉन्जिट्यूड है वहां पे जितनी भी कंट्रीज आ रही है वहां पे दोपहर के 1 बज रहे हैं। तो यहाँ इन दोनों के बीच में करीब 2 घंटे का अंतर आ गया, क्योंकि बीच में 0 डिग्री मेरिडियन भी है। तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। अब वापस हम टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, ये देखिए मैं फिर से आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे बता दिया कि द अर्थ रोटेट 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स विच मीन्स 15 डिग्री एन आवर, है ना। तो 15 डिग्री का जब डिफरेंस आएगा तो उन दोनों लॉन्जिट्यूड्स के बीच में 1 घंटे का समय हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में कितना अंतर आ गया, 1 घंटे का अंतर आ गया। बाकी एग्जाम्पल्स आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा।
अब हम बात करते हैं व्हाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो हमारा इंडिया है, देखिए ये इसका एक्सटेंशन यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये यहाँ पे देखिए आप, वेस्टर्न साइड में 68 डिग्री ईस्ट इसका लॉन्जिट्यूड है, और ईस्टर्न साइड में 97 डिग्री ईस्ट इसका लॉन्जिट्यूड है ना। अब लेकिन हम दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे तो बहुत सारे लॉन्जिट्यूड होंगे। जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो यहाँ पे तो बहुत सारे लॉन्जिट्यूड होंगे। 68 के बाद आपका 69, 70, 71, 72, 73, 74 से पूरा 97 डिग्री तक हमको कितनी सारी लाइंस मिल गई, वर्टिकल लाइंस, जिसको हम लॉन्जिट्यूड्स या मेरिडियंस कहते हैं। लेकिन अब हम टाइम किसके अकॉर्डिंग माने, क्योंकि हर एक डिग्री पे 4 मिनट का अंतर आता है, हर 15 डिग्री पे 1 घंटे का अंतर आ जाता है। तो मान लीजिए अगर 68 डिग्री वाले पे, मान लीजिए 68 डिग्री है, अब ये 68 डिग्री वाली जगह पे आपके मान लीजिए 12 बज रहे हैं, तो 68 के बाद अगर हम जाते हैं 1 डिग्री 69 डिग्री, तो 69 डिग्री वाली जगह पे आपको 1 मिनट का, सॉरी 4 मिनट का अंतर दिखेगा, 12 बज के 4 मिनट हो रहे होंगे। लेकिन 68 डिग्री से 97 डिग्री तक अगर अपन मूव करते हैं तो कुछ ज्यादा ही डिफरेंस हमको देखने को मिल जाएगा टाइम में। और इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आएगी, हमारे इंडिया में जगह जगह ट्रेन्स चलती हैं, फ्लाइट्स जो उड़ानें भरती हैं, तो समझ में नहीं आएगा कि यार हम तो गुजरात से बैठे थे और 2 घंटे में हम बिहार पहुंच गए, यार टाइम इतना ज्यादा कैसे हो गया टाइम। तो उसके लिए हमने क्या किया, इंडिया में एक और मेरिडियन है जो कि इनका बिल्कुल हाफ डिस्टेंस आप कह सकते हैं, 82 एंड हाफ डिग्री ईस्टर्न लॉन्जिट्यूड, इसको हमने मान लिया है हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन। तो इसके इस तरफ में भी हमको टाइम में उतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ता, और अगर हम इसके वेस्टर्न साइड जाएं तो भी हमको टाइम में उतना ज्यादा अंतर नहीं पड़ता। और हमारा जो रेलवे का टाइम टेबल है और फ्लाइट्स के जो टाइम टेबल वगैरह हैं, तो वो इतना ज्यादा डिफर नहीं करते। ऐसे ही जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो अपने टाइम जोन सेट कर लेते हैं। जैसे इंडिया में तो एक ही टाइम जोन है, क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 एंड हाफ डिग्री ईस्टर्न साइड पे। ऐसे ही रशिया, तो आपको भी पता है रशिया कितनी बड़ी कंट्री है, तो रशिया में ऐसा कई बहुत सारे टाइम जोन है। ठीक है, और हमारी पूरी अर्थ पे टोटल कितने टाइम जोन है, 24 टाइम जोन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस खत्म हो गया है चैप्टर। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। शुरू करेंगे अगला चैप्टर अगली क्लास में। थैंक यू।